सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप जरा ये डोम देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है। भारतीय नेवी ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब टेस्ट था। एक्चुअली हम अब सी से भी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ आती है तो उसको आउट ऑफ एटमॉस्फेयर या विद इन एटमॉस्फेयर, इन्हीं के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक्सो और एंडो में, उसको वहीं पर बर्स्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत इस सुपर एलीट क्लब का पार्ट बन गया है, जिसमें केवल भारत के अलावा रशिया, चाइना, यूएस और इजराइल है। जरा न्यूज देख लीजिए। इंडिया ज्वाइंस सुपर एलीट क्लब विद वॉरशिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कैपेबल ऑफ थ्वार्टिंग चाइनीज थ्रेट्स। अगर चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ जाती हैं तो ऐसे में हम उनको पहले से ही मारकर गिरा सकते हैं। तो एक तरीके से सुरक्षा घेरा है। अब जरा आप सोचेंगे बैलिस्टिक क्या है। एक्चुअली दो तरह की मिसाइल अगर हम बेसिक कैटेगराइजेशन करें, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं जिसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से होती है, और जो क्रूज होता है, क्रूज एक्चुअली पैरेलल टू सरफेस भी जा सकती है। तो इसी वजह से जो लॉन्ग रेंज अगर आपको मिसाइल को यूज करना है तो बैलिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप यहां पर थर्स्ट करेंगे और उसके बाद ये ग्रेविटी का भी इस्तेमाल करेगी अपने टारगेट को हिट करने के लिए। हालांकि इसमें डायरेक्शन को मैनोवर करने के लिए थर्स्टर्स भी लगाए जाते हैं, राइट। डीआरडीओ ने भी सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ सी बेस्ड बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। इस वीडियो में हम जरा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, कहां से शुरू हुआ हमारा ये प्रोग्राम और उसके बाद क्या है विशेषताएं इन मिसाइल्स की। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन डिफेंस से पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैं इस पर बात करूंगा। मेंस में क्या डायमेंशन है ये भी आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझ में आ जाएगा। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कारगिल में पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण वी शुड से एक्शन किया था, दैट इन द गाइज ऑफ दैट कि दे कबीलियों के भेष में और दे एंटर्ड इनटू आवर टेरिटरी। उसके बाद ये एस्केलेशन हुआ। अब मैं इसको और ज़्यादा हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ कि उसी दौरान 31 मई, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी का ज़रा बयान देखिए। कह रहे हैं कि अगर ये एस्केलेशन ज़्यादा बढ़ा तो पाकिस्तान किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग कर सकता है। ज़रा स्टेटमेंट देखिए। मेड अ स्टेटमेंट वार्निंग दैट एन एस्केलेशन ऑफ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, इसको तो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट बता रहे थे कि कारगिल में जो घुसपैठ हुई थी भारत में, और भारत अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लड़ रहा था वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था इनके हिसाब से, कुड लीड पाकिस्तान टू यूज एनी वेपन इन इट्स आर्सेनल। अभी इस वजह से कर रहे थे क्योंकि ये जो युद्ध था ये एक ऐसा स्टेज था कि दुनिया में पहली बार दो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर आमने सामने थे, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स। इससे पहले यूएसएसआर और यूएसए ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया था, वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहां पर दो न्यूक्लियर पावर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे। और ऐसे में कह रहे हैं किसी भी तरह का हथियार जो हमारे पास है। इसके बाद पाकिस्तान के सीनेट में एक महोदय उठे, उन्होंने कहा कि हथियार हम बनाते ही क्यों हैं अगर उसको प्रयोग न किया जाए। तो यानी कि डायरेक्ट इंडिकेशन थी कि देखो पाकिस्तान भारत जैसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में तो विश्वास रखता नहीं है। कारण इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो कहती है कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर की हम बात करें तो हम आप पर तभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आपने हम पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया हो, और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ हम नहीं करते क्योंकि उनके पास है ही नहीं न्यूक्लियर वेपन, राइट। ये भारत की पॉलिसी है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी ही वेग है, और वेग होने से इनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है, ऐसा ये समझते हैं, ऐसा इन्होंने कोशिश करी। तो भारत को एक बात समझ में आ गई कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं, हम सबको पता है कि वहां पर जनता द्वारा चुनी सरकार के पास विशेष पावर नहीं है, पाकिस्तान के पास, और कई बार पाकिस्तान की आर्मी के पास, और कई बार आर्मी आईएसआई ने मिलकर ऐसे ऑपरेशंस को प्लान और सिरे तक कंप्लीट भी कर लिया है जो कि उनकी सरकार को ही पता नहीं होता। तो जाहिर सी बात है इंडिया के पास लॉजिकल चॉइस ये थी कि हम एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लें। अगर उस तरफ से कोई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी आए तो पहले से ही वो हवा में ही वो ब्लास्ट हो जाए। तो इसी को लेकर भारत ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैं बात करूं 1999 की। उसी साल दिसंबर में हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, लेकिन देखिए स्क्रैच से हम इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे थे, समय लगना लाजमी था। तो भारत ने सोचा कि 2002 में हम ये एरो 2 नामक ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम इजराइल से ले लेते हैं। लेकिन इजराइल और यूएस दोनों खास, यूएस का मेजर समझ लीजिए कि उसकी जो जियोपॉलिटिक्स है इजराइल की अराउंड द वर्ल्ड,
इट वॉज मैनेज्ड बाय यूएसए। तो यूएसए ने कहा इजराइल देना मत इंडिया को, तो इट वॉज अ सेटबैक फॉर इंडिया। लेकिन इसमें हमने पॉजिटिविटी देखी, हमने कहा चलो इससे हम अब ये लर्निंग लेते हैं कि हम अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज कर देंगे। और रिकॉर्ड समय में सन 2006 26 नवंबर सन 2006 हमारा पहला एक्चुअली एयर डिफेंस, जो बैलिस्टिक एयर डिफेंस है उसका जो पहला अचीवमेंट है हमारा हो चुका था, यानी कि पृथ्वी मिसाइल एयर डिफेंस AD-1 हमारी तैयार थी। उससे अगले साल 2007 दिसंबर में हमने टेस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि भाई हमारा बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला फेज तैयार हो चुका है। तो दैट वाज द अचीवमेंट। अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है मिस्टर A भारत भूषण बाबू। इन्होंने बताया कि देखिए शिप आप देख रहे हैं, मतलब नेवल स्ट्रेंथ का मतलब है कि इससे पहले भारत जो है लैंड बेस्ड 2 टियर यानी कि 2 स्तर की बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बना चुका है। आप कहेंगे 2 स्तर का क्या मतलब है? 2 स्तर का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आई, और मैंने आपको कहा कि भाई वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी, ठीक है, तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो आउट ऑफ एटमॉस्फेयर देन कमिंग इनटू एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास क्षमता यह है भारत के पास कि हम एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर भी उसको मारकर गिरा सकते हैं, और एंडो एटमॉस्फेयर अगर किसी वजह से उसका कोई कंपोनेंट कारण, क्योंकि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, तो होता क्या है कि जैसे वो ऊपर जाती है फिर इसमें से अलग अलग पीसेस निकलने लगते हैं, और वो पीसेस जो हैं वो फिर उस देश की तरफ गिरते हैं। और इसमें कई देश क्या इस्तेमाल करते हैं कि उन मल्टीपल कंपोनेंट्स जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं उसमें से कई सारे वॉरहेड्स फेक होते हैं, यानी कि जिसमें एक्चुअली कोई एम्यूनिशन नहीं होता। वो केवल उस देश के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है कि आप अपनी मिसाइल को वेस्ट करिए एक फुस वाले बेसिकली वॉरहेड पर, उसमें कोई वॉरहेड है ही नहीं बेसिकली, मतलब दैट इज लाइक नथिंग, हमें एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे में कई बार वो एक्सो से एंडो में भी आ जाएगा, यानी कि विद इन एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा। तो हमारे पास विद इन एटमॉस्फेयर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, भारत के पास वो कैपेबिलिटी भी है, राइट। तो हमारे पास एक्सो भी है और एंडो भी है। अब मुद्दा ये था कि अभी तक हमारे पास लैंड बेस थी, यानी कि हम लैंड से अपने एयर डिफेंस वाली जो मिसाइल्स हैं उसको लॉन्च कर सकते थे, फॉर एग्जांपल पृथ्वी, राइट। लेकिन अब हमारे पास क्षमता क्या है कि हम सी से भी कर सकते हैं। अभी जो अचीवमेंट है वो ये हुआ है कि हमारे पास नेवल एक्चुअली बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम अब हमारे पास है। दैट इज आवर अचीवमेंट कि अब हम लैंड से भी कर पाएंगे और सी से भी कर पाएंगे। तो यानी कि अब हमारा जो बैलिस्टिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो मल्टी प्रोंग्ड हो गया है। अभी मैं इमेज के इस्तेमाल से आपको जरा समझाता भी हूं, जरा ये देखिएगा, ये तो बेसिक आपको पता लगे, ये देखिए इससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से किसी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने करी या पाकिस्तान ने करी, तो बैलिस्टिक मिसाइल के 3 फेज होंगे। सबसे पहला बूस्टिंग फेज होगा। बूस्टिंग फेज से मतलब समझ में आ गया आपको कि मतलब बूस्ट होगी मिसाइल, राइट। तो अब यहां पर जो ये होगा मिड कोर्स होगा, और मिड कोर्स के बाद फिर ये होगा टर्मिनेशन कोर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मिड कोर्स में भी इसको हटा सकते हैं और इस टर्मिनेशन कोर्स में भी इसको हटा सकते हैं। तो आप ये देखिए जो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है वो क्या है, नेवल बेस्ड बैलिस्टिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास है। तो हम यहां से जैसे हमने अब लॉन्च करी तो हमने ये मिड कोर्स में ही इसको ब्लास्ट कर दिया, तो भारत यहां पर सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से कई सारे कंपोनेंट थे, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे मान लीजिए मल्टीपल वॉरहेड्स ब्रेक हो रहे हैं और उसमें से कोई हमारी मिसाइल से बच के हमारी तरफ आ भी गया, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये है, राइट। जैसे कि S-400 डील रशिया से अभी वो इंस्टॉल होना बाकी है, इससे पहले हमारे पास S-300 है, हमारे पास और भी रेंज है। देखिए एक तो होता है बैलिस्टिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म, मैं स्पेसिफिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं। लॉन्ग रेंज मिसाइल सबसे ज्यादा थ्रेट वाली होती है क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल इसी पर किया जाएगा, राइट। कोई थोड़ा ना कि शॉर्ट रेंज से कोई न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल थोड़ा ना करेगा कि भाई पाकिस्तान सोचे कि चलो लाहौर से और पंजाब की साइड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देते हैं। अरे न्यूक्लियर वेपन में भी 2 होते हैं, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक जो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने नागरिकों को क्यों रिस्क पे रखेगा या चाइना क्यों रखेगा। तो ऐसे में वो लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन पर इंपैक्ट कम हो और दूसरे पर ज्यादा इंपैक्ट हो सके ज्यादा एरिया में। तो ऐसे में हमारे पास ग्राउंड बेस्ड मैकेनिज्म होते हैं, राइट। अभी मैं लास्ट में ना आपको एयर डिफेंस मैकेनिज्म के जो मल्टीपल लेयर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं बैलिस्टिक की बात कर रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। फिर हम ग्राउंड बेस्ड भी देखिए, जैसे ये लॉन्च किया हमने, यहां पर इसको बस्ट कर दिया। अब ये होता कैसे है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एयर डिफेंस मिसाइल, इट इज ऑल्सो अबाउट अ कॉम्प्लेक्स मैश ऑफ सेंसर्स,
ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड दिस कमांड सेंटर्स, जो ऑन ग्राउंड जो है एक दूसरे को इंफॉर्मेशन लगातार देते रहते हैं, उसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाते हैं और वहां पर उसको बर्स्ट कर पाते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आई वॉज रीडिंग वन रिसेंट इंटरव्यू ऑफ DRDO चीफ, ही वॉज सेइंग अगले से 10 से 15 साल में भारत लेजर बेस्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म में भी मास्टरी कर लेगा, और उस समय हमारा टारगेट क्या होगा, ये बूस्टिंग फेज होगी, यानी कि अभी हम मिड कोर्स फेज और जो टर्मिनेशन फेज है यहां पर टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है सबसे ज्यादा सुरक्षा कहां पर मिलेगी, बूस्टिंग फेज में ही उसको न्यूट्रलाइज कर दो। और आप सबको पता है चाइना हमारे बराबर में है और पाकिस्तान हमारे बराबर में है, तो इसमें से ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर हम लेजर कैपेसिटी यूज कर सकें, क्योंकि वी ऑल नो कि व्हाट आर द मेजर सेंटर्स जहां पर उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स और जो स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो अगर हम इसको इसी पर टर्मिनेट कर दें, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज आवर सिक्योरिटी, राइट। तो ये हमारा अगले 10 से 15 साल का टारगेट, लेजर बेस्ड पे जाना। एक्सो और एंडो समझ में आया आपको? एक्सो क्या बताया आपको? आउट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर है एक्सो, तो एक्सो का मतलब क्या है, जैसे ये यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही थी, ठीक है, तो हमने क्या करा, या तो नेवल से इसको एक्सो में हटा दिया, तो ध्यान रखिएगा अब नेवल स्ट्रेंथ पे हमारे पास दोनों है, यानी कि एक्सो भी और एंडो भी, या फिर हम ग्राउंड बेस से हटा सकते हैं एक्सो भी और एंडो भी। क्लियर है ना? एंडो है विद इन एटमॉस्फेयर, जैसे ये विद इन एटमॉस्फेयर आ गया तो हमने इसको बस्ट किया, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, यूएस, रशिया, इजराइल, चाइना, इसके अलावा भारत ही वो देश है जिसके पास अब ये कंप्लीट बैलिस्टिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, कंप्लीट बैलिस्टिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म, दैट्स इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो ये कह रहे हैं हमारे जो चीफ हैं यहाँ पर कि हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस, हमने खुद बनाया, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि केवल मिसाइल ही नहीं, जो कॉम्प्लेक्स हमें जो कंट्रोलर चाहिए, ट्रांसमीटर, रिसीवर चाहिए, हर एक कंपोनेंट हमने खुद बना लिया है। सो दैट इज एन अचीवमेंट। लैंड बेस्ड BMDB के 2 लेवल हैं, एक ध्यान रखिएगा, एक तो पृथ्वी है और दूसरा है, देखिए पृथ्वी का इस्तेमाल हम करेंगे एक्सो में, ठीक है, यानी कि हायर एल्टीट्यूड, यही बात यहां पर समझाई गई है। ये रहा, यस ये रहा, देखिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक्सो में। देखिए एक्सो एटमॉस्फेरिक, एडी मतलब एयर डिफेंस, सो पृथ्वी एयर डिफेंस, और सेकंड है एडवांस एयर डिफेंस। जो एडवांस एयर डिफेंस है वो हम इससे कम ऑल्टीट्यूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? तो हायर एल्टीट्यूड के लिए पृथ्वी, देखिए हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब हमारी तरफ आ रही है और हमने मारकर गिरा दिया, और ये लो एल्टीट्यूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टियर हमारा सिस्टम हो गया, आप इंटरेक्ट करते हैं। नाउ पृथ्वी एयर डिफेंस, इसकी कुछ डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूपीएससी एक्चुअली खास रूप से इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड पे पूछ लेगी, या कह देगी कि जो पृथ्वी एयर डिफेंस मैकेनिज्म में जो मिसाइल यूज हो रही है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी 3, तो वो सुपरसोनिक है कि नहीं, ठीक है, सुपरसोनिक का मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो मिसाइल एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो एडवांस एयर डिफेंस है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। फ्लाइट अल्टीट्यूड 80 किलोमीटर, रेंज जो है 300 से 2000 किलोमीटर। कंपैरिजन करके देखिए, यहां पर जो रेंज है वो आपको कम मिलेगी, देखिए 150 से 200 किलोमीटर, मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड भी आपको 30 मिलेगा, राइट। अच्छा एक और चीज, यहां पर ये डुअल फ्यूल रहती है। डुअल फ्यूल का मतलब है सॉलिड और लिक्विड बोथ। एक्चुअली लिक्विड फ्यूल का एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर लिक्विड फ्यूल बेस्ड अगर एयर डिफेंस मैकेनिज्म में आपने मिसाइल यूज करी, भाई हर समय वो मिसाइल आपको तैयार रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूल हम डालेंगे, अब मिसाइल आ रही है चलो अब फ्यूल डालते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। सो फ्यूल आपको एक्चुअली ऑलरेडी फुल करके रखना होता है, राइट। और आप अगर लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं तो उससे कोरोजन का इशू होता है, तो कई बार मिसाइल लीक कर जाती है, मिसाइल कोरोजन हो गया तो जाहिर सी बात है खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हम सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर यह दिक्कत नहीं आती, राइट, जैसे कि इंडिया अदर मिसाइल्स में इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर ये 2 स्टेज है फ्यूल, यहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों है, ठीक है, इस वाली मिसाइल में। तो ये बात आपको क्लियर रहेगी, ठीक है। नाउ यहां पर ये सॉलिड, ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट है, राइट। अच्छा मतलब अब देखिए मिसाइल तो तब अटैक करेगी ना, पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सो लोकेशन के लिए हमारा स्वॉर्ड फिश रडार है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रडार। ऐसा रडार कैटेगरी में आता है AESA, इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। सो ये हमारा खुद का उपक्रम है, यानी कि BEL का इसमें कंट्रीब्यूशन है, BEL DRDO दोनों मिलकर कर रहे हैं। रेंज देखिए इसकी 1500 किलोमीटर है, कैन ट्रैक 200 टारगेट्स विद इन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 मैक, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं हाईलाइट आपको ये करना चाहूंगा कि रेंज जो है 1500 किलोमीटर है
और ट्रैक अप टू 200 टारगेट। अगर 200 टारगेट एक साथ भी आ रहे हैं तो उनकी कंटिन्यूअस टारगेट की इंफॉर्मेशन को ये कंप्यूट करेगा और हमारे डिफरेंट कमांड सेंटर्स को पहुंचाएगा, राइट। और मैक्सिमम स्पीड 12 मैक तक का भी आ रहा होगा तो भी कर लेगा। और सबसे खास बात, अगर मान लीजिए जो भारत की तरफ टारगेट जो भी मिसाइल आ रही है या कोई भी आर्सेनल आ रहा है, अगर 3 इंच का भी डायमीटर ना, 3 इंच, उसको भी हम इस रडार पर देख सकते हैं, उसको भी 3 इंच का, राइट। और मिसाइल देखिए कितनी बड़ी होती है, तो मिसाइल क्या चीज है, समझ रहे हैं। तो दिस इज वन अचीवमेंट। अब कंपोनेंट देख लीजिए एयर डिफेंस के। अभी जो हमने बात की वो किसकी बात करी, हमने बैलिस्टिक एयर डिफेंस की। ये बैलिस्टिक एयर डिफेंस तो ये हो गया लॉन्ग रेंज वाले के लिए। इंटरमीडिएट के लिए हमारे पास S-400 ट्रम्प, जो कि अभी आना है, रशिया के साथ हमारी डील हो चुकी है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन में हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और सिमिलर सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल स्पाइडर। वेरी शॉर्ट रेंज बिल्कुल पास में ही है, तो उसके लिए हम मैनपैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनपैड्स का मतलब होता है मूवेबल होते हैं, इट्स लाइक रॉकेट लॉन्चर्स, राइट। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ विच राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम